हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई फ्रेश। ये आपका आज आखिरी लेक्चर है, लेक्चर 6, और इसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि इक्वेशंस, जैसे कुछ इक्वेशंस होती हैं वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसी नहीं दिखती हैं, पर वो कन्वर्ट हो सकती हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में। तो वो कैसे करना है वो हम सीखेंगे। और रही बात उसको सॉल्व करने की, तो मैं आपको इससे पहले 3 वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि उनको सॉल्व करने के कितने तरह के मेथड्स होते हैं। अगर आपको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट ये बताना है कि कितने सोल्यूशन होंगे, तो उसके लिए भी मैंने आपको एक लेक्चर दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसका ग्राफ देख के या उसकी इक्वेशन को ही देख के या उसके कांस्टेंट्स को ही देख के हम लोग कैसे बता सकते हैं कि उसके कितने सोल्यूशन होने वाले हैं, है ना। और उससे पहले भी मैंने आपको ये बता दिया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर आपने वो कोई भी लेक्चर नहीं देखा है तो मेरा तो सजेशन यही होगा कि आप जाके पहले वो चेकआउट कर ले, उसके बाद इस वीडियो को चलाएं, ठीक है। तो उसकी लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और एंड जो आउटरो होता है उसमें भी आपको वो दिख जाएगा, और उसके बाद आपको आई बटन में भी वो मिल जाएगा। तो आपको कहीं से भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। So in this section we will discuss the solution of such pair of linear equation which are not linear, मतलब वो लीनियर नहीं होंगे बट हम लोग उनको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह करेंगे, कुछ नए वेरिएबल्स को लेके आएंगे और उससे हम लोग उसको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो देखते हैं वो कैसे करते हैं। हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जांपल नंबर 17 देखिए। एग्जांपल नंबर 17 क्या दिया है इसमें, हमको ये सॉल्व करना है 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 13, और दूसरा लिखा हुआ है 5/x माइनस 4/y इक्वल्स टू -2, ठीक है। ये दो चीज़ें दी हुई है। अब अगर आप इसको देखें तो ये लीनियर इक्वेशंस तो नहीं है, है ना। इसकी पावर मतलब -1 में जा रही है इन दोनों की, तो ये लीनियर इक्वेशंस तो नहीं है, बट इनको हम लोग को सॉल्व तो करना है, और हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन, तो उसी के हिसाब से सॉल्व करना है। तो इसको लीनियर में कैसे कन्वर्ट करें वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें आपको देखना ये है कि इसमें 1/x इंटू 2 लिखा हुआ है, इसको अगर मैं देखूँ तो 3 इंटू 1/y लिखा हुआ है। ऐसे नीचे वाले में देखें तो 5 इंटू 1/x लिखा हुआ है और -4 इंटू 1/y लिखा हुआ है। यानी कि ये दो चीज़ें दोनों इक्वेशंस में आ रही हैं। तो मैं क्या करूँगा कि 1/x को जैसे मान लीजिए कोई भी नया वेरिएबल p ले लेते हैं, ठीक है, और 1/y को कोई भी नया वेरिएबल q ले लेते हैं। तो अब आपकी नई इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, नई इक्वेशन जो होगी वो ये होगी 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 13 एंड 5p माइनस 4q इक्वल्स टू -2। ये आपकी नई इक्वेशन हो गई। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी मैंने आपको मेथड्स बताए उनसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो ऊपर वाले को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ऊपर वाले को 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसको, तो ये हो जाएगा 8p प्लस 12q इक्वल्स टू 13, और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 13 4 ज़ा 52। नीचे वाले को भी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो ये हो जाएगा 15p माइनस 12q इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे -6 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके देखते हैं। तो ये तो कट जाएगा पूरी तरह, इन दोनों को ऐड करके देखिए कितना आ रहा है। सो आई थिंक इसमें आना चाहिए। तो 15 और 8 को अगर ऐड करा जाए तो ये हो जाता है 23, आई थिंक 23p इक्वल्स टू, ये आप अगर इसको थोड़ा सॉल्व करें तो 52 में से अगर 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 46, ठीक है। तो p कितना आ रहा है आपका, p आ रहा है 2। अब q कितना आएगा, जैसे p आ गया तो q इसके बाद कितना आएगा, q भी आप निकाल सकते हैं इसमें। तो p आ रहा है 2, तो इसमें अगर मैं इक्वेशन में पुट करता हूँ इसको, तो 4 प्लस 3q इज इक्वल्स टू 13, तो इसमें से 4 जाएंगे तो 3q इज इक्वल्स टू 9। ओके, हो सकता है आप लोगों को अभी नहीं दिख रहा हो, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो q आपका कितना आ जाएगा, q इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, ठीक है। p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई, पर हमें किसकी चाहिए थी, हमें तो x और y की चाहिए थी। तो क्या करूँगा मैं, इसमें p की वैल्यू वापस रखता हूँ। तो इसमें आपकी 1/x इज इक्वल्स टू p की कितनी वैल्यू थी 2, तो x की कितनी हो जाएगी 1/2। इसी तरह y की कितनी थी, y की थी 1/q, है ना, 1/q लिया था ना, तो q की वैल्यू कितनी 1/3, तो y इज इक्वल्स टू 1/3। तो ये दोनों वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। सॉरी, ये वाला है। ओके, इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं एग्जांपल नंबर 18 से।
और चाहे तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट करके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर सही ही आएगा। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 पर। तो आप अगर एग्जाम्पल नंबर 18 देखें तो इसमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल्स टू 2, और फिर 6/x-1 माइनस 3/y-2। तो इसमें आपको क्या करना है, 1/x-1 जो है ये देखो दोनों में आ रहा है, और 1/y-2 जो है वो भी इन दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 1/x-1 को p ले लूंगा और 1/y-2 को q ले लूंगा। तो आपकी नई इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, 5 × p प्लस q इक्वल्स टू 2, दूसरा 6p माइनस 3q इक्वल्स टू 1, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसको सॉल्व अगर मैं करूं तो ये आपका क्या होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 15p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करिए तो ये तो चला गया, और ये अगर आप देखें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 21p और ये हो जाएगा 7। तो p इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। p आपका आ गया 1/3। और इसके बाद आप अगर इसके बाद अगर आप q निकालने की कोशिश करें तो हो जाएगा 5/3 प्लस q इज इक्वल्स टू 2। इसमें मैंने पुट किया वैल्यू, तो q की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 - 5/3 विच इज 1/3, ठीक है। 3 × 2 = 6 -5 1/3, इस तरह से। अब आपके पास q की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई, तो आप इसको पुट कर दीजिए। तो मैंने क्या लिया था, 1/x-1 को p लिया था, 1/x-1 को मैंने p लिया था, तो मैं इसमें पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल्स टू 1/x-1, ठीक है। तो x-1 कितना हो गया, इज इक्वल्स टू 3, तो x हो गया आपका 4। अब इसी तरह अगर आप y को देखें तो y-2 मैंने लिया था 1/q, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 1/q देखें तो ये आपका आया है 1/3, तो y-2 इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। बहुत ही आसान प्रोसेस है, मतलब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो भी आपको इसमें दिख रहा है, ठीक है, कॉमन दोनों में, तो उसको आपको कोई और वेरिएबल ले लेना है जो कि लीनियर फॉर्म में बना सके, ठीक है। मतलब उसकी पावर जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। जैसे कि मैंने p ले लिया, आप चाहो तो m ले लो, n ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, x और y के अलावा। तो इस तरह से हम लोग इसको लीनियर में कन्वर्ट करके उसके बाद इनकी वैल्यूज निकालते हैं। अभी ये लीनियर में नहीं है, बट मैंने इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, इसको कोई दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया। जब उस वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो मैंने उसकी वैल्यू की मदद से x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं, ओके। अब जो एग्जाम्पल नंबर 19 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत कम बच्चों को ये समझ में आता है, ठीक है। कई टीचर समझा भी नहीं पाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से आ जाए, और इसके जितने भी मतलब तरीके हैं इसको करने के, वो मैं सारे तरीके आपको बता दूंगा, या कैसे इसको समझा जाए कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बस इसमें ध्यान से बस वीडियो को देखते रहिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें लिखा है अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब कि ये आपका उस तरह से जाता है, मतलब बहाव के विपरीत, यानी कि जैसे अगर बह रहा है ईस्ट साइड तो आप तैरने की कोशिश कर रहे हो वेस्ट साइड को, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी स्पीड कम होगी, है ना। जब बहाव जिस तरफ रहे, अगर आप उल्टी तरफ तैरने की कोशिश करो तो आपकी स्पीड कम हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है। और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि आप बहाव के साथ साथ बहो, तो एक तो आपकी स्पीड है ही, और ऊपर से आप रिवर की स्पीड से चल रहे हो तो आप और तेज चलने लगोगे। इस तरह से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ इसको पूरी तरह पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद मैं बताता हूँ इसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो आपका लिखा है अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 30 पहला केस क्या है, केस 1 है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 10 घंटे में जाती है, ठीक है। और 13 घंटे में ये 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, वो सब बाद में देखते हैं। सबसे पहले केस 1 को देखते हैं। तो इसमें मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप इसमें जैसे इसकी जो नॉर्मल स्पीड है स्टिल वाटर, यानी कि जब पानी बिल्कुल रुका हुआ है तब इसकी स्पीड कितनी है, उसको आप x किलोमीटर पर आवर मान लीजिए, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। और जब ये मतलब कोई स्ट्रीम के साथ बहता है तो उसकी स्पीड आप मान लीजिए y किलोमीटर पर आवर। अब इससे होगा क्या, जैसे डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो ये y ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो y स्पीड क्या है, वो रिवर की स्पीड है जिससे वो बह रहा है, ठीक है। और
जब ये अपस्ट्रीम जाएगा तो ये y माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपकी जितनी स्पीड थी आप उसके आप विपरीत में तैर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो जब अपस्ट्रीम होगा तो इसको माइनस करेंगे x से, और जब डाउन स्ट्रीम होगा तो y को प्लस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देख लीजिए, इसमें मैं इधर पे लिख भी देता हूँ, एक काम करता हूँ। तो जब आपका अपस्ट्रीम रहेगा, अपस्ट्रीम, तो इसको आपको करना है x माइनस वाई, ठीक है। और जब डाउन स्ट्रीम रहेगा तब क्या करना है, x प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं ये लेके चलता हूँ टाइम को। सबसे पहले t1, जब 30 किलोमीटर ये कहाँ गया था, ये 30 किलोमीटर गया था अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम, अब आपको पता है कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना तो सबको पता होगा, ठीक है। और अपस्ट्रीम में इसकी स्पीड कितनी है ये भी आपको पता है, कितना आप डिस्टेंस ट्रेवल किए वो भी आपको पता है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, यह हो गया आपका अपस्ट्रीम के लिए। अब T2 कितना लगा, मतलब दूसरा टाइम जब वो डाउन स्ट्रीम गया, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ये इतने किलोमीटर गया, तो मैंने डिस्टेंस लिख दी 44, और उसके बाद आपका स्पीड कितना था, स्पीड ये लिखा हुआ है डाउन स्ट्रीम के लिए, तो आपको यहाँ पे लिखना है x प्लस वाई, ठीक है। अब आपको पता है कि जो टोटल टाइम है उसका वो है 10 आवर्स, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 10 आवर्स। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये लिख देंगे, वैल्यूज पुट कर दी बस। तो ये आपका इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं केस 2 पे। ओके, केस 2 में क्या हुआ था देखते हैं। सो दूसरे केस में ये हुआ था कि ये 13 आवर्स में 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया था और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया था। तो मैं जब अपस्ट्रीम जा रहा है उसके टाइम को T1 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 40। आपको पता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो आपका डिस्टेंस जो है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम का, और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी थी मैंने आपको बताई थी, x माइनस वाई होती है ना। अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। और यहाँ पे आपको T2 कितना मिलेगा, T2 इज इक्वल्स टू 55 अपॉन, अब डाउन स्ट्रीम की कितनी स्पीड होती है, वो होती है x प्लस वाई, तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आपका टोटल टाइम कितना था T1 प्लस T2, तो ये था आपका आई थिंक 13 आवर्स आपको लगा इतना ट्रैवल करने में। तो अब आप T1 और T2 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई, सॉरी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो ये रहा, ठीक है। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 13 आवर्स। ओके, तो ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है कि ये दोनों लीनियर में नहीं है, पर हम कन्वर्ट इनको कर सकते हैं, तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद आंसर निकाल लीजिए। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको लिखता हूँ, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मैं क्या लिखूंगा p, ठीक है, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या लिखूंगा q। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 30p प्लस 44q इज इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे होगा 40p प्लस 55q इक्वल्स टू 13, ठीक है। ये आपके आगे इक्वेशंस, इनको सॉल्व करते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो इसको अगर मैं थोड़ा और सॉल्व करके लिखूँ, जैसे 2 से डिवाइड करके, तो आपका ये आने वाला है, थोड़ा सॉल्व करके हम लोग लिखते हैं। इसका ये पार्ट मैं स्किप कर देता हूँ, या तो इसको मैं थोड़ा कम सॉल्व करे बिना इधर ही पे मैं इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इधर पे मैं 30 से, तब भी हो जाएगा, ठीक है। 40 से इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200p प्लस इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 17 0q, ठीक है, इज इक्वल्स टू इसको 40 से तो 400 हो जाएगा, ये भी 1200 हो जाएगा p प्लस 3 5 15 3 5 16, मतलब वो 1 कैरी लेने के बाद, और यहाँ पे 0 लगाना मत भूलिएगा, और ये हो जाएगा 390, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें आप इसको माइनस 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 कर दीजिए, तो ये कट गया पूरी तरह, और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 110 आ गया यहाँ पे, इज इक्वल्स टू ये हो गया 10। ओके, अब q की वैल्यू कितनी है, q इज इक्वल्स टू 1/11, ठीक है। इसी तरह आप p की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो p की वैल्यू मैं निकाल के देखता हूँ कितना आया है, तो 30p प्लस 44/11, तो 4 हो गया, इज इक्वल्स टू 10, तो 30p इज इक्वल्स टू 6, तो p इज इक्वल्स टू 1/5। दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, इसमें जस्ट पुट करना है, तो 1
x माइनस वाई इज इक्वल्स टू पी था, तो अगर ये p की वैल्यू में रख दूं इसमें, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 आ रहा है और x प्लस वाई कितना आ रहा है 11। इसको आप ऐड कर दीजिए और ये 2x इज इक्वल्स टू 16 हो गया और x इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसी तरह इसमें पुट करना है हमको फिर से, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11 है, तो y इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये आपके दो आंसर्स आ चुके हैं और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी आसान रहता है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डिस्टेंस और स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है और अपस्ट्रीम की स्पीड होती है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी पहले ही बन चुकी है, सो वीडियो को यहीं पे रैपअप करते हैं और ये इसका लास्ट लेक्चर था, तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। अब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं, हो जाएंगे आराम से, और इसमें और कुछ बताने लायक नहीं है इसलिए मैं बता भी नहीं रहा हूँ। सो आप लोग इसके बाद एक्सरसाइज 3.6 कर सकते हैं और इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की लेक्चर लाने वाला हूं, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना चाहिए और कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया और अगला टॉपिक में किस चीज़ पे पढ़ाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।